फिर सवाल आपसे पूछता हूँ, ऑप्शन दो हैं। इमरान खान साहब नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब होंगे या सदारती निज़ाम का नफाज करने में कामयाब होंगे? आप क्या समझते हैं कि कौन सा काम जो है इमरान खान के लिए आसान है और कौन सा काम इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है? दोनों मुश्किल हैं, लेकिन जो सदारती निज़ाम वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसमें क्योंकि आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको पता ही है जिस तरह के पहले अदालत के फ़ैसले मौजूद हैं कि किस तरह से जो है ना वो अगर आपने बुनियादी जो ढांचा है आइन का वो तब्दील करना है तो फिर आपको कानून साज नहीं आइन साज असम्बली का वो एक ऑब्जर्वेशन आई थी, मैंडेट लेकर, हाँ, और आपको इलेक्शन में बताना होगा कि भाई मैं अगर जीतूंगा तो मैं आइन का बुनियादी ढांचा जो है वो तब्दील कर दूंगा, पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम की तरफ मामला ले जाऊंगा। ये ख्वाहिश है, हम सबकी शायद ख्वाहिश हो कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। जो इस वक्त हमारे बदकिस्मती है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें आ रही हैं, कल खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने सदारती निज़ाम का सपोर्ट किया, उसकी हमायत में बयान दिया। ये जो दरखास्तें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट अदालत को ये तो एडवाइस कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आप अवामी रेफरेंडम ही करवा लें, फिर उसके बाद बेशक आप कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के लिए फ्रेश मैंडेट ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन रेफरेंडम तो कराया जा सकता है। अवाम की राय तो जानने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। सर ये फ़ैसला इतना आसान नहीं होगा। मैं दोबारा ये कहूँगा कि ख्वाहिश हो सकती है हम सब की कि सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह है ना, देखिए इलेक्शन किस तरह होने चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए कि एक तरफ इमरान खान को आपने वोट डालना हो, एक तरफ आपने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को डालना हो जो भी नून लीग के तरफ से हो मेन, और तीसरा आपने बिलावल साहब या जरदारी साहब का नाम हो, इनको डालना हो। इनमें से आपने जिसको मैंडेट दिया है वो अपनी लोग ले आए, जिसको भी लेके आना है। यहाँ पे मसला क्या आ जाता है, आपने खाना शाना खाया? मैंने खाया हुआ है। थोड़ी सी एनर्जी कम दिखाई हाँ, लग रही है आपकी। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये यहाँ पर आ रहा है कि अभी इमरान खान साहब को देखें कि एक तो उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, उनको खुद अपोजिशन भी ये कहती है कि 4 सीटों पे वो खड़े हुए हैं या 8 पे या 10 पे खड़े हुए हैं। फिर उनका मसला ये है कि वो विनिंग हार्सेस को लेके आए। अगर वो विनिंग हार्सेस को ना लाते, इलेक्शन में ना लेके आते, वो जीतते नहीं। अच्छा, विनिंग हार्सेस जो आ गए अब उनको तंग कर रहे हैं, उनको मजबूरन उनको वजारतें देनी पड़ी। अच्छा, ये वो मसाइल हैं जिस वजह से आपको पार्लिमानी निज़ाम जो है। नवाज शरीफ को बतान पाकिस्तान वापस लाना कितना मुश्किल या आसान होगा खान साहब के लिए, इस पे बता दें सर। बहुत आपने हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी देखे हैं, इसाफ डार वाले भी देखे हैं, नैब के केसेस भी अटेंड किए हैं, तसाब अदालत की कार्रवाई भी देखी है, जहाँ सलमान शहबाज शरीफ को, जहाँ हुसैन नवाज को, हसन नवाज को वापस लाने के हवाले से फैसले भी आए, वो अदालती मफरूद भी करार पाए, लेकिन कोई रिजल्ट तो नहीं दिखा। देखिए इमरान वसीम साहब, बहुत मुश्किल होगा अगर हुकूमत लाना चाहे तो, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। वो डेवलपमेंट ये हो सकती है कि अगर 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये कह देते हैं कि नवाज शरीफ सरेंडर करें, क्योंकि उनकी अब बेल की कोई स्टेटस नहीं है, उनकी बेल का स्टेटस ख़त्म हो चुका है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर यही होगा कि या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो कहें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी बात मान लेकर नहीं मानती, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, वहाँ उनके हक़ में आ जाकर नहीं, फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वापस आने के, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब फिर वापस नहीं आएंगे फिर वो उम्र भर नहीं आएंगे, फिर वो खुद से उम्र भर नहीं आ सकते। आप उनको ला सकेंगे तो ले आइएगा, लेकिन आप वो खुद से नहीं आएंगे। उसकी वजह देखें इमरान वसीम साहब, आप भी कोर्ट के मामलात को जानते हैं, आज तक नून लीग हमें ये बताती है कि जब नवाज शरीफ अपनी अहलिया के पास थे और अल अज़ीज़िया का फ़ैसला आ गया तो उन्होंने आके और गिरफ्तारी दी। बिल्कुल दी सर, वो कानूनी तौर पर उसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं था। अगर नवाज शरीफ साहब आके सरेंडर ना करते तो उनकी अपीलें नहीं एडमिट हो सकती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अपीलें अगर ना उनकी एडमिट होती तो वो एहसाब अदालत का फैसला, वो सज़ा कन्फर्म हो जाती, सज़ा कन्फर्म हो जाती, और हमेशा के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वो। लेकिन माजी की मिसाल सुप्रीम कोर्ट के हमारे सामने है ना, त्यारा साजिश केस में या कोई एक और क्रिमिनल केस में नवाज शरीफ को सज़ा हुई, 9 साल के बाद आकर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, तो वो तो एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सॉरी, मैं वो पिछला अल अज़ीज़िया कह गया था, वो अल अज़ीज़िया नहीं, वो एवन फील्ड था, क्योंकि मरियम भी साथ थी, वो गिरफ़्तार हुई थी। तो ये जो है भाईजान मामला, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना कि वो कोई। अच्छा, मुझसे पूछो कि ये मैंने सवाल आपसे क्यों पूछे, क्या वजह? ये दोनों सवाल, ये एक टॉपिक मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठ के बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, गिरफ़्तार करके लाएंगे, बड़ी फोर्सफुली लाया जाएगा, सदारती निज़ाम इमरान खान साहब जो है वो राइज कर देंगे। ये इसकी थोड़ी सी वजाहत करने के लिए कि ये जो ऐसे लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं जो पहले कन्वेंशनल मीडिया पे होते थे लेकिन आवाम को अब मिसलीड कर रहे हैं, तो शायद इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किए थे। अच्छा, ये बताएं, कल इमरान खान साहब की आपने तकरीर सुनी, मुझे
पक्का यकीन है आपने अगर हम पूरी- यहाँ पे 1 मिनट की ब्रेक ले लें, मैं वीडियो रोक देता हूँ, मैं ये एक आपको बताता हूँ कॉल। तो सिद्दीक जान साहब, आपसे मैंने सोशल मीडिया का सवाल जी जी पूछा था। देखिए इमरान वसीम साहब, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि ये एक बड़ा गलत तरीक़ाकार है कि बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या कहते हैं, अरबों डॉलर की बारिश हो गई, डॉलरों की रेल पेल हो गई, ठीक है, ये हो गया, वो हो खजाना गया, भर गया। ख़जाना भर गया, और नवाज शरीफ पता नहीं 24 घंटों में वापस आ जाएंगे, 72 घंटों में, और इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज हो रहा है। देखें, जैसे मैंने कहा कि ख्वाहिश हो सकती है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम आए, बहुत लोग समझते हैं कि सदारती निज़ाम सक्सेसफुल होगा। ये भी है कि यहाँ पे इस्लामी कवानीन का नफाज हो सकता है जैसे- कामयाब भी हो, लेकिन नफाज बड़ा हाँ, मुश्किल है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मज़हर बिरला साहब का मैं कॉलम पढ़ रहा था, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा हुआ है, आज ही शायद उनका कॉलम था, ये कल था उनका कॉलम। वो लिखते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नैब का इदारा बनाया तो उनको एक जो अहदेदार था नैब का, जिसका आर्मी से तल्लुक़ था, उसने कहा कि जो करप्ट लोग हम पकड़ेंगे ना, जिनका साबित हो जाएगा कि उन्होंने करप्शन किया है, हर जुमे को उनकी एक उंगली काटी जाएगी। यानी इस जुमे को आपने एक उंगली काट दी, अगले जुमे को दूसरी उंगली, उसने कहा कि एक एक उंगली उनकी काटी जाएगी। उन्होंने कहा एक जुमे को आप उसकी एक उंगली काटेंगे, दूसरी उंगली कटने से पहले वो पैसे वापस कर देगा। तो सर आपको, और देखें, आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ नोटिस तो हो गया, लेकिन उन्होंने एक बात दुरुस्त की है, बात तो उनकी सारी दुरुस्त एक- है, उनके एक- अल्फाज दुरुस्त नहीं। एक बात दुरुस्त है उनकी, वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि आप सरेआम फांसियाँ दें। देखें इमरान वसीम साहब, मुझे एक बात बताएं, सॉरी टॉपिक कहीं और जा रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कराची में गैर कानूनी तामीरात हुई, ठीक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार साहब ने कहा कि 500 इमारतें गिरती हैं, गिर जाएँ, गिरा दो। रोला पड़ गया, हुकूमत ने भी रोला डाल दिया, सारा रोला डाल गया कि नहीं गिर सकती 500 इमारतें। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अब जो कराची की तबाही और बर्बादी इस वक्त नज़र आ रही है हमें, क्या उन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। क्या जिन लोगों ने अपने जिन्होंने 20 रियासती जमीन पे कब्जा कर लिया, जिन्होंने 50-50 हज़ार रुपये लेके गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी? और साकिब निसार साहब की एक बात आप याद करें, मैं आज भी कहता हूँ कि अल्टीमेटली हल वही है जो साकिब निसार साहब ने कहा था कि करप्शन करने वाले अगर कब्र में भी चले गए हैं ना, उनको निकाल के लटकाओ। बहुत शुक्रिया, आपकी एनर्जी भी आई है, वरना पहले तो आप बिल्कुल ढीले ढाले अंदाज में गुफ्तगू ठीक कर है। रहे थे। कल आपने खान साहब की तकरीर सुनी, आपने पूरी तकरीर सुनी, मैंने आपकी, उसके बाद जो वीडियो आपने अपलोड हुई मैंने खुद भी बैठ के सुनी। अब मेरा आपसे सवाल ये है, वो तो आपने बता दिया कि खान साहब ये कहना चाह रहे थे, आगे चल के ये करेंगे। क्रिटिकल आपसे सवाल ये है कि आप खान साहब की उस तकरीर को, अगर आपसे कहा जाए कि आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो खान साहब की तकरीर को आप किस तरह से देखते हैं? जो इंटरव्यू था, हाँ, खान साहब ने जो कहा वो नहीं बताएंगे, आपका अपना क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? मेरा उसमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एक ही चीज़ पे है मेरा, मैंने कल अपनी वीडियो में भी कहा कि जैसे आप मुझे कह रहे थे ना कि मेरी एनर्जी आज वो नहीं थी, तो कराची के इशू पे खान साहब की वो एनर्जी वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। यार 2-2.5 करोड़ का शहर जो मुआशी हब है, जिस पे पूरा पाकिस्तान पल रहा है, चल रहा है, उस शहर से जो तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं यार, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो देख भी नहीं सका, खुदा की कसम नहीं देख सका। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कभी ऐसे मनाजिर देखे नहीं गए। ठीक है, मुझे बताएं, क्या खान साहब को नहीं चाहिए था कि फ़ौरन कराची पहुंच जाते, वहाँ काबीना का इजलास करते? यार लानत भेजें आप 18वीं तरमीम के ऊपर, और के टेक्निकल पॉइंट्स और ये और वो। आइन कानून हमारा सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, करप्ट लुटेरों, चोरों, मनी लॉन्ड्रर्स को रास्ता देने के लिए है। हमारी अदालतें ताकतवर को जो है वो रिलीफ देने के लिए बैठी हैं। यार आप जाएँ, आप इमरजेंसी नाफिज कर दें यार वहाँ पे। आप मतलब आप आराम से बैठ के कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। खान साहब ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं कराची ने आपको मैंडेट दिया है, 14 आपको MNAs दिए हैं, आपको 21-22 MPs दिए हैं, अब सारी पार्टियों से बगावत करके आपके साथ आए। आखिरी बात, जो आपने क्रिटिकल एनालिसिस किया, थोड़ा सा मेरा भी क्रिटिकल एनालिसिस है। आपने मैंडेट की बात की, खान साहब को 2018 के इलेक्शन में लोगों ने वोट दिए, और खान साहब अब कह रहे हैं कि मैं अपने नज़रिए से नहीं हटूंगा। बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग NRO मांगते हैं उन्हें NRO नहीं देना चाहिए, उनको अपने केसेस अदालतों में फेस करने चाहिए। लेकिन सदीक जान साहब, आप भी जानते हैं 2 साल पूरे हो चुके हैं, पीछे 2 साल बाकी हैं, क्योंकि जो आखिरी साल 5वां साल होता है उसमें आपके जो मंसूबे होते हैं आप उनके इफ्तिताह करते हैं। 5 साल के बाद जब हुकूमत इमरान खान दोबारा आवाम की अदालत में जाएंगे, तो शायद आवाम भूल चुके होंगे कि नवाज शरीफ को किस तरह से पकड़ा गया था, नवाज शरीफ को किस तरह से जेल में डाला गया था। लेकिन आवाम ये सोचेंगे कि मेरे घर का जो बजट है वो कितना अफेक्ट हुआ, महंगाई में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ, गैस और बिजली के बिलों में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ। तो जहाँ खान साहब ये करप्शन के अपने नज़रिए को लेके चल रहे हैं कि करप्शन का ख़ात्मा करना है, करप्ट लोगों को लटकाना है, जेलों में डालना है, तो मेरे ख्याल से उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी के साथ ये भी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए
कि अवाम को रिलीफ किस तरह से देना है। 5 साल के बाद जब अवाम के पास जाएंगे तो अवाम इस चीज़ के ऊपर आपका जो है वो एहतसाब करेंगे, आप अकाउंटेबल होंगे कि लोगों को कितनी सहूलत मिली। लेकिन इस पर इसमें आपकी टेक क्या है? मेरा कल यहाँ पे मेरे पास एक बड़े सीनियर दोस्त बैठे थे, उनका नाम वीडियो के बाद आपको बता दूंगा क्योंकि उनकी इजाज़त नहीं है, शायद उन्होंने अपनी ये वीडियो करनी हो या वो शायद ये ना चाहते हो कि हम पब्लिकली उनका नाम लेकर ये बात करें। वो ये कहते हैं कि मार्च तक इमरान खान के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। कोशिश सुने तो सारी सही, मार्च के लिए हो सुने रही है, ना, हाँ, सेनेट इलेक्शन ना हाँ, होने दिए हाँ। जाएं। वो कहता है मार्च के बाद रावी चैन ही चैन लिखता है खान साहब के लिए, और वो ये समझते हैं कि खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिए हैं अगर ये 5 साल मुकम्मल कर लेंगे तो सूरत हाल कर गए तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी। तो ये जो आपने बात की है उस पर मैं आपसे 1000% मुतफिक हूँ। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को जो है वो अकाउंटेबल करना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल कर लें खान साहब तो खान साहब कामयाब है। तो खान साहब ने इंटरव्यू के आखिर में कहा, आपकी कॉल आ गई है जी, जी। कि मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब पाकिस्तान का सुनहरा दौर शुरू होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी के जो खान साहब के 3 साल हैं उसमें आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा खुशखबरियाँ भी सुनने को मिलेंगी और आवाम को हुकूमत की जानिब से रिलीफ भी मिलेगा।